नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हम आज जो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है नई शिक्षा नीति के अनुसार, उसमें हम पिछले साल जो लास्ट की आपकी 4 यूनिट हैं वहाँ पर हमने उसे ख़त्म किया था। उसमें से एक यूनिट जो चौथी यूनिट का या कह सकते हैं 5वीं यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसमें से पहला टॉपिक आपका छूट गया था, जिसे हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जो है वो है आपका वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, यानी एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने दोस्तों आपको बार बार बताया है कि जब आप किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो पहले आप उन शब्दों का अर्थ समझ लें जो वो लिखे हुए हैं। जैसे इसमें 3 शब्द हैं आपके, एक है वायुमंडल, एक है संगठन और एक है संरचना। तो वायुमंडल का मतलब है, मंडल का मतलब दोस्तों होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसकी विशेषताएं एक जैसी होंगी, वो आपका मंडल कहलाता है। ठीक है, तो अब किसकी विशेषताएं एक जैसी होंगी, तो वायु की विशेषताएं एक जैसी होंगी, वो आपका मंडल है। और वायु क्या है आपकी, ये है आपका गैसों का मिश्रण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो गैसों का मिश्रण है यानी कि जो वायु है, एक ऐसा क्षेत्र होगा निश्चित जहाँ उसकी विशेषताएं एक जैसी होंगी, तो उसे हम वायुमंडल कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला संगठन। संगठन मतलब कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई चीज़ अगर है तो वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। यानी यहाँ अगर हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये आपको पता चलेगा संगठन यानी कंपोजिशन के अंतर्गत, जिसमें हम देखेंगे कि गैस, धूल कण और जलवाष्प, ये 3 चीज़ें ही वायुमंडल का निर्माण करती हैं। तो इसे भी हम देखेंगे। इसके बाद है दोस्तों संरचना। संरचना में दोस्तों दोस्तों 2 शब्द हैं आपके, एक तरफ है सम, एक तरफ है रचना। ठीक है, तो रचना यानी किसी चीज़ का निर्माण, और सम का मतलब योग, यानी कि ये रचनाओं का योग है। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक परतीय, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और इनको जब हम सबको मिला देंगे तो ये आपकी संरचना बन जाएगी। तो वायुमंडल किन किन वायुमंडल की जो संरचना है वो कैसी है, इसमें हम 5 परतों की बात करेंगे आपसे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। और वायु आपको पता होनी चाहिए कि वायु क्या है, आपकी गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो आप दोनों तरफ से कह सकते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत यानी विस्तृत फैलाव है जिसे वायुमंडल कहते हैं। या कह सकते हैं कि अर्थ के चारों ओर जो गैसों का आवरण है वही उसका वायुमंडल है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है, पृथ्वी के चारों ओर जो उसे घेरे हुए है। ठीक है, वायुमंडल की जो ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी, और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल की जो ऊपरी भाग का अध्ययन किया जाता है वो क्या है, आपका वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी, और जब निचले भाग का अध्ययन करते हैं तो वो है आपका ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी। ठीक है, इसके बाद है कि वायुमंडल हमारे पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है। यानी जो वायुमंडल है वो पृथ्वी का ही एक अभिन्न अंग है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी से वायुमंडल क्यों नहीं अलग हो पाता, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह उसे खींच के बांधे रखता है पृथ्वी के साथ। वायु जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन यानी O2 की ज़रूरत होती है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है यानी कि छोड़ता है। यानी
जो उसे ऑक्सीजन चाहिए वो उसे वायुमंडल से मिलती है और उसको फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके छोड़ देता है। ठीक है। वायु का जो 99% भाग है वो वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई में ही पाया जाता है। यानी जो संपूर्ण वायुमंडल है आपका लगभग 10,000 किलोमीटर तक, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर तक आपका वायुमंडल फैला हुआ है। लेकिन इस संपूर्ण वायुमंडल का जो 99% भाग है वो केवल और केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक है। और इसकी अधिकतम ऊपरी सीमा 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर 10,000 किलोमीटर तक तो वायुमंडल का फैलाव है, लेकिन उसका 99% भाग है, यानी कि जो गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल कण है, वो आपके 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस चित्र के माध्यम से आपको वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जैसा कहा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु या गैसों की परत है, विस्तृत फैलाव है, वो आपका वायुमंडल है। और इसकी जो वायु सीमा की अधिकतम ऊंचाई है वो 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे आप नाम देख रहे होंगे जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है। तो ये वायुमंडल की दरअसल परतें हैं। ठीक है। तो इस पर भाई हम चर्चा करेंगे जब आपसे बात करेंगे वायुमंडल की परतों की, यानी कि संरचना की बात करेंगे, तब हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ केवल आप ये समझ गए होंगे कि वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की जो पतली परत है, ये विस्तृत फैलाव है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वायुमंडल के महत्व की, कि अगर वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है तो उसका महत्व क्या है। ठीक है। एक चीज़ दोस्तों आपको ये जान लेनी चाहिए कि जो जीवन है पृथ्वी पर, वो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के मध्य का भाग है। यानी कि जो आपका ये बीच वाला पार्ट है, ये आपका जैवमंडल है। ठीक है। यानी इस संकीर्ण भाग में ही जीवन संभव है। और ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? ये वायुमंडल हो गया आपका, ये जलमंडल और ये स्थलमंडल से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल से मिलकर बना हुआ सकरा भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है, उसे आप जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। तो चूँकि पृथ्वी पर जीवन होने के लिए वायुमंडल का भी महत्व है, तो देखते हैं वायुमंडल का और क्या क्या महत्व हो सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल है वो हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा करता है। ठीक है। यानी जो आपका वायुमंडल है, सूर्य से आने वाली जो खतरनाक किरणें हैं यानी विकिरण है, उससे क्या करता है? हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है, ताकि जीवन संभव हो पाए पृथ्वी पर। वायुमंडल पृथ्वी पर आने वाले पराबैंगनी किरणों को, विकिरण को, यानी यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट, यूवी का मतलब दोस्तों अल्ट्रा वायलेट होता है और हिंदी में से पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी पर आने वाले पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। तो ये पराबैंगनी विकिरण आता कहाँ है? तो ये सूर्य से आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। पृथ्वी को इंसुलेशन के माध्यम से गर्म रखता है। इंसुलेशन का मतलब दोस्तों सूर्य तप होता है हिंदी में। ठीक है। और सूर्य तप का मतलब होता है पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप। ठीक है। तो सूर्य तप या इंसुलेशन क्या होता है? पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप ही आपका इंसुलेशन यानी सूर्य तप कहलाता है। और यही इंसुलेशन पृथ्वी को गर्म रखता है, रखते हुए दिन व रात के तापमान में अत्यधिक अंतर को रोककर जीवन की रक्षा करता है। ठीक है। यानी जो वायुमंडल है आपका दोस्तों, वो सूर्य से आने वाले सूर्य तप को रोकता है पृथ्वी पर। ठीक है। और दिन व रात के समय इस तापमान का अत्यधिक अंतर भी रोकता है, यानी कि ज़्यादा अंतर ना होने पाए, ना तो बहुत अधिक ठंड हो, ना तो बहुत अधिक गर्मी हो। और इसी सब के आधार पर इसी तरह पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या महत्व है। तो हानिकारक विकिरणों से ये सुरक्षा करता है
पृथ्वी पर इंसोलेशन को रोकता भी है, पृथ्वी को गर्म भी रखता है ताकि जीवन की रक्षा हो सके। इसके बाद है अगला महत्व है कि मौसम और जलवायु। पहले आप दोस्तों ये जान लीजिए कि मौसम क्या होता है। दोस्तों जो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं होती हैं, क्या होती हैं? वायुमंडल की जो अल्पकालीन दशाएं होती हैं वो आपका मौसम होता है। ये एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक मंथ का हो सकता है, ये आपका मौसम होता है, ठीक है। लेकिन जो जलवायु है ये वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था है, ठीक है। दीर्घकालीन अवस्था है जिसका औसत 31 वर्ष माना जाता है। तो वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्थाएं या अवस्थाओं का योग जलवायु कहलाता है, ठीक है। तो मौसम और जलवायु में वायुमंडल क्या भूमिका निभाता है इसे भी हम देख लेते हैं। तापमान, वर्षा, हवा सहित मौसम व जलवायु के पैटर्न को निर्धारित करने में वातावरण यानी कि वायुमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी मौसम और जलवायु को निर्धारित कौन करता है, यानी मौसम और जलवायु के पैटर्न को निर्धारित कौन करता है, तो वो वायुमंडल ही निर्धारित करता है या कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन पैटर्नों को पारिस्थितिक तंत्र, कृषि और मानव गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपको भी पता है दोस्तों कि जो जलवायु होती है या जो मौसम होता है मनुष्य के व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है और मनुष्य उसी प्रकार की क्रियाएं करने लगता है जैसे कि वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र है या कह सकते हो जैसा वहाँ का वातावरण है, ठीक है। तो मौसम और जलवायु के पैटर्न को निर्धारित कौन करता है आपका, तो ये आपका करता है वायुमंडल। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है दोस्तों कि पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है यानी कि जो वायुमंडल है वो सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित कर एवं उसे पुनः अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। इसे दोस्तों हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, ये बीच में आपका वायुमंडल है, ठीक है। तो जो वायुमंडल है दोस्तों वो सूर्य की किरणों के लिए तो पारदर्शक होता है, यानी कि सूर्य की किरणें धरातल पर तो आ जाती हैं लेकिन जब पृथ्वी से टकराकर ये ऊपर जाती हैं तो इनके लिए अपारदर्शी हो जाता है, यानी इनसे टकराकर ये किरणें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं जिससे पृथ्वी पर तापमान बना रहता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर तापमान रोक करके क्या करता है, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि चित्र में बताया कि सूर्य से किरणें आती हैं और वायुमंडल उनके लिए पारदर्शक होता है और यहाँ से टकरा कर ये ऊपर जाती हैं लेकिन इनके लिए अपारदर्शी हो जाता है जिससे ये वापस लौट आती हैं और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती हैं और इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, यानी कि हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ग्रह को यानी कि पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखने में मदद करती है, यानी जो वायुमंडल है वो पृथ्वी यानी ग्रह को गर्म रखता है पर्याप्त मात्रा में ताकि यहाँ पर जीवन संभव हो पाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि सूर्य के समय दिन में तो पृथ्वी को टेम्परेचर प्राप्त होता रहता है एक हिस्से को, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, तो सूर्य पृथ्वी का जो आधा भाग है यहाँ तो दिन है यानी कि यहाँ पर तो सूर्य तब प्राप्त हो रहा है लेकिन इसके पीछे वाले भाग में ये कैसे प्राप्त होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट है कि जो जल चक्र में प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। जल चक्र में किस प्रकार भूमिका निभाता है इसे भी हम देख सकते हैं कि जो वायुमंडल है जलवाष्प को महासागरों से भूमि तक पहुंचाकर पृथ्वी के जल चक्र को विनियमित करने में मदद करता है, ठीक है। आपको दोस्तों याद रखना है कि वायुमंडल में लगभग 4% जलवाष्प पाया जाता है, ठीक है। और ये जलवाष्प वायुमंडल को मिलता कहाँ से है, तो महासागर, सागर, झील, तालाब आदि से वायुमंडल को जलवाष्प प्राप्त होता है, ठीक है। और जब यह
इन भागों से यानी कि महासागर, सागर और झीलों के माध्यम से जल वाष्प वायुमंडल प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे वर्षा के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचाता है। अब पृथ्वी तक पहुंचाने के बाद पुनः नदी नालों के माध्यम से यही जल सागरों में फिर पहुंच जाता है, जिससे एक जल चक्र पूरा हो जाता है। ठीक है। और इस सब को क्रिया करने में या विनियमित करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका, तो ये वायुमंडल ही निभाता है। ठीक है। जहाँ ये वर्षा के रूप में गिरता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर दोस्तों वायुमंडल के महत्व की बात करें, तो जो जीवन पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जो गैसें होनी चाहिए, वो गैसें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो इसी वायुमंडल से प्राप्त होती हैं। ठीक है। और वर्षा होने के लिए जिन जल नाभिकों की ज़रूरत होती है, वो नाभिक कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये भी आपके वायुमंडल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा और महत्व की बात करें, तो जो अंतरिक्ष से आपके उल्का पिंड आते हैं, उन उल्का पिंडों को ये समाप्त कर देता है। ठीक है। तो इसमें भी आपका वायुमंडल का महत्व है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज हम दोस्तों यहीं तक बात करते हैं। कल हम आपसे बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की, जिसमें हम देखेंगे कि जो वायुमंडल आपका है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम एक चित्र में बात करें तो ये पृथ्वी है, ये आपका वायुमंडल है, ये अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है। तो ये वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे आपका कि गैस, जलवाष्प और धूलकण, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसा दिखाया भी गया है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर निम्नलिखित तत्व हैं: गैस, जलवाष्प और धूलकण। इसके बारे में दोस्तों हम कल बात करेंगे। आज हमने आपसे बात की कि वायुमंडल क्या है। ठीक है। और वायुमंडल का महत्व क्या है, इसके माध्यम से हमने आज के लेक्चर में चर्चा की। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वायुमंडल के पार्ट 2 में। ये आपका वायुमंडल का पार्ट 1 था। ठीक है। और जिसमें हम बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।